जो दीवार पर पानी टिकने ना दे, आपका घर हमेशा चमकता रहे। फंगस फ्री और 100% रेन प्रूफ बर्जर वेदरकोट ऑल गार्ड एक्सटीरियर पेंट विद सिलिकॉन, ट्रूली ड्यूरेबल। हर किसान को एक मौका मिले अपने उत्पादन बढ़ाने का, अच्छा प्राइस मिलने का, और हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है अपने देश को, उनके घर में खुशहाली आए, समृद्धि आए, उनके बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो और अच्छा फ्यूचर हो अपने देश का। माइक्रो इरिगेशन अब बहुत बढ़ती जा रही है अपने देश में और उसका अच्छा एक रिस्पॉन्स आ रहा है और किसानों की जो यील्ड है बहुत बढ़ती जा रही है क्योंकि वाटर वेस्ट नहीं होता है। और हमारे पास ऐसे रिपोर्ट्स आई हैं हमारे किसानों की जिनकी ग्रोथ 30% 40% ज़्यादा यील्ड हो रही है बाय यूजिंग माइक्रो इरिगेशन। किसान को के साथ में कंपनियां काम करेंगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ काम करेंगी, उनको भी एक्सेप्टेंस बढ़ती जाएगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं किसान दिवस पर हमारी खास पेशकश, जहां हम बता रहे हैं कि कैसे किसान अपनी खेती को और ज्यादा फायदेमंद बना सकते हैं। संदीप, हम आपसे समझ रहे थे कि क्या क्या दिक्कतें हैं जो अब तक किसान को एंटरप्राइजिंग बनने से रोक रही है, लेकिन आप बताइए, आपका सेक्टर है जो खाने के तेल का सेक्टर है, अभी भी हम देख रहे हैं 50% यहाँ इम्पोर्ट्स पे ही हम डिपेंडेंट है। कोई किसान अगर ऑयल सीड इंडस्ट्री में एक ऑयल सीड में ऑलरेडी खेती कर रहा है या कोई नया इसमें शुरुआत करना चाहता है, तो आप उन्हें और एंटरप्राइजिंग बनाने के, कमाई को और बढ़ावा देने के किस तरह के मौके आप देख रहे हैं मिल सकते हैं? कौन से एग्जाम्पल्स हैं आपके पास? देखिए नेहा जी, एग्जाम्पल तो सब मैं आपको देना चाहता हूँ और बहुत प्रॉफिटेबल सेक्टर है इस मोमेंट पे पाम प्लांटेशन का। इस देश में हम करीबन, आप समझ के चलिए, 70 लाख टन पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं जो मलेशिया और इंडोनेशिया से आ रहा है। वो इतने छोटे छोटे देश है और वो इंडिया की, आप समझ के चलिए, करीबन 40 से 45% नीड को वो फुलफ़िल कर रहे हैं। तो उसी तरह से इंडिया में गवर्नमेंट ने 8 लाख हेक्टेयर का एरिया आइडेंटिफाई किया जो साउथ में है कि जिसमें पाम प्लांटेशन लग सकते हैं, लेकिन अभी तक उसमें सिर्फ 1 लाख हेक्टेयर के ही लगे हैं। और उस सेक्टर में आज बहुत अच्छा स्कोप है और पाम ऑयल की कीमतें भी आज अच्छी है, 3,3200 रिंगिट की कीमतें हैं। और इंडिया में आप हिसाब लगाएं तो वो करीबन 520 रुपया प्रति 10 किलो का भाव है क्रूड पाम ऑयल का। तो इसमें फार्मर्स यदि जो कॉरपोरेट्स इसमें काम कर रही हैं, जैसे उसमें आप देखिए कि गोदरेज काम कर रहे हैं, रुचि सोया काम कर रहे हैं, फूड फैट फर्टिलाइज़र काम कर रहे हैं, बहुत सारी और कंपनियां भी है। तो वो उन लोगों के साथ मिल के साउथ के फार्मर्स जो है पाम प्लांटेशन की तरफ देख सकते हैं और ये कोस्टल एरियाज़ में, और ये बहुत प्रॉफिटेबल सेक्टर है। दूसरी बात है, जहाँ तक दूसरे सोयाबीन का सवाल है, अब सोयाबीन में आपने देखा कि आईटीसी ने ही चौपाल में बहुत अच्छा काम किया, शिव कुमार जी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जो उसको हीड कर रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने उसी तरह से, जैसे अभी गोयनका साहब भी कह रहे हैं महिंद्रा से, तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि महिंद्रा भी इतना फोकस और करना चाह रही हैं फार्म की तरफ में। इस तरह से देश की यदि 8-10 बड़ी कंपनियां जो जिनके पास सब तरह का भैर विदाल है, वो इस तरह से टाई अप में और फार्मर की तरफ फोकस यदि करेंगी, ओनली गवर्नमेंट के करने से कुछ नहीं होगा जी, तो देश में डेफिनेटली फार्मर्स को बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। और इसी तरह से आप सोयाबीन के फील्ड में, जैसे टीना ऑयल है, एडीएम एग्रो है, दूसरे भी लोग कर रहे हैं काम, तो सोयाबीन के फील्ड में फार्मर्स को सब फैसिलिटी और सब नॉलेज एसोसिएशंस के तरफ सोपा के पास हमारे पास अवेलेबल है, तो वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और नए नए बड़े लोग ये सोच के कि हमको सोयाबीन की बड़ी फार्मिंग करनी है और बड़ा प्रोडक्शन करना है जी, ये सोच के भी कुछ एंटरप्रेन्योर इस फील्ड में आ सकते हैं जी हाँ। और कैसे उन एंटरप्रेन्योर्स को लाया जाए, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। और जैसे आप कह भी रहे थे संदीप जी कि M&M जैसी कंपनियों ने काफी कुछ किया है। गोयनका साहब, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप इस क्षेत्र से काफी समय से जुड़े हुए हैं। आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर कौन सी वो नई अपॉर्चुनिटीज है, कौन सी वो संभावनाएं हैं, अगर कोई यहाँ पर एक नया किसान जुड़ना चाहता हो या फिर एक छोटा किसान बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहता हो, आपको क्या लग रहा है, कितना बड़ा मौका है उनके लिए? जहाँ तक एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें सभी सब सेगमेंट्स में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हम देखें इस इंडस्ट्री को, तो इसमें 3 तरह के सब सेगमेंट्स हैं। फर्स्ट हैं जो कि सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, कंपनी लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि वह ट्रैक्टर हो या सॉइल प्रिपरेशन हो या कोई भी तरह के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। दूसरा सब सेगमेंट है जो कि इन सॉल्यूशंस को फार्मर्स की तरफ ले जाती हैं, वो हमारे रिटेलर्स, डीलर्स एट्सेट्रा। एंड थर्ड जो है फार्मर्स देमसेल्व्स। इन तीनों सब सेगमेंट्स में
काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू इम्प्रूव द वे वी आर डूइंग अ बिजनेस, द वे वी आर प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस एंड द वे वी आर डूइंग फार्मिंग। तो इन माय व्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर लिमिटलेस। गोयनका जी, बात तो सही है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लेकिन खेती को लेकर इमेज, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, वो बदलनी बहुत जरूरी है कि लोगों की धारणा इसको लेके बदले ताकि नए लोग जुड़ सकें। आपका क्या मानना है इसको लेके? मैं एग्रीकल्चर सेक्टर को या फार्मिंग को एक इंडस्ट्री से कंपेयर करना चाहूँगा। एक इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट होता है। उसी तरह से फार्मिंग में इनपुट है, प्रोसेसिंग है और आउटपुट है। तो यंग एंटरप्रेन्योर को अगर इस बिजनेस में या इस सेक्टर में सफल होना है तो उसे हर इन तीनों चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा और एक फार्मर नहीं बल्कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनना पड़ेगा। अगर ऐसा किया जाए और अगर काफ़ी नॉलेज को अप्लाई किया जाए फार्मिंग में, तो यंग एंटरप्रेन्योर काफ़ी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो सकता है फार्मिंग बिजनेस में। और फिर उसे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं फार्मिंग से निकल कर किसी और इंडस्ट्री में जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि फार्मिंग में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी, फार्मिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे गोयनका साहब ने एक बहुत ही बढ़िया बात रखी है सामने कि कृषि को आप एक खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ काम ना सोचे, ये ना सोचे कि बहुत ही ओझल काम है। इसे एक इंडस्ट्री के तौर पर देखेंगे तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी आएंगी। सरदाना साहब, शायद आपकी कंपनी ने वही अपॉर्चुनिटीज देखकर इस क्षेत्र में कदम रखा है, लेकिन उन किसानों के लिए आपको क्या लग रहा है, कैसे कदम उठाए जा सकते हैं जो शायद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या फिर इस कॉर्पोरेटाइजेशन से अब भी दूर है? कई ऐसे इलाकों में वो देखा है हमने भारत में। देखिए, कॉर्पोरेटाइजेशन या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मेरा थोड़ा मत अलग है, क्योंकि किसान को भी पूरी आजादी होनी चाहिए वो अपना माल कहाँ बेचे। कुल मिला के हमें यह देखना है कि क्या खेती आज प्रॉफिटेबल है किसान के लिए या नहीं है। अगर किसान के लिए प्रॉफिटेबल है और बायर उसको पूरा पैसा देता है तो किसान को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, जो उसको अच्छा पैसा देगा वो वहीं जाएगा। ये एक बेसिक इकोनॉमिक सेंस है जो किसान भी समझता है, इंडस्ट्री भी समझती है और कंज्यूमर भी समझता है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी को आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत बांधें। अगर हम उस किसान की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करें, इतना माल वहां पैदा हो कि वो सारे कॉम्पिटिटर्स को मिल सके और किसान को ये समझ में आ जाए कि ज्यादा दूर माल को ले जाना या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ट्रेवल करने में ज्यादा खर्चा है, तो वो नियर अपनी कंपनी जो उसके नजदीक की होगी उसको जरूर देगा। तो कहीं ना कहीं हमें इस विचार को बदलना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसान की जो खेती है क्या वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, और उसके दो ही तरीके हैं, या तो प्रोड्यूस के दाम बढ़ाए जाए या इतनी प्रोडक्टिविटी हो कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी हद तक कम हो जाए और उसके लिए एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल हो जाए। इसलिए ये जरूरी है कि हम एग्रीकल्चर में रिसर्च पे, एक्सटेंशन पे बहुत ध्यान दें। नहीं तो अगर हम ये उम्मीद करें कि साहब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने से किसान की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये नहीं होगा, क्योंकि किसान आज बहुत कम लागत पे मेहनत करता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जहां भी हमने देखा है, दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। अगर आप अमेरिका की बात करें, वहां पे स्टेट एग्रीकल्चर जो उनका डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक स्टडी करी है कि कॉटन और टी ऐसे सेक्टर रहे हैं, या टोबैको, जहां पे पिछले 150 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रहा है जी। लेकिन वो ये नहीं कंक्लूड कर पाए कि इससे किसान का फायदा हुआ या इंडस्ट्री का फायदा हुआ। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली फंडामेंटल बात यह है कि क्या खेती आज प्रॉफिटेबल है या नहीं है। बिल्कुल। अगर प्रॉफिटेबल होगी, इन्वेस्टमेंट आएगा, नए लोग जुड़ेंगे, बाकी जो सेक्टर में लोग नहीं है उनको अट्रैक्शन मिलेगा। बेसिक मुद्दा यह है कि हमें खेती को प्रॉफिटेबल बनाना है, उसके लिए जो चाहिए वो करने की जरूरत है। बिल्कुल अहम पॉइंट यहाँ पर सरदाना साहब ने रेस किया है कि प्रॉफिटेबल बनाने की जरूरत है ताकि नए लोगों को, नए रिसोर्सेज को खींचा जा सके। हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, हम जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। State Bank of India, the flagship